जय गुरु जी, साथ संगत जी, नमस्ते गुरु जी और नमस्ते गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत जी। आपको मैं दिखाई दे रही हूँ। सो मच शुकराना गुरु जी महाराज का, शुकराना सारी साथ संगत जी का और मैं शुरू करती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी जो मुझसे बुलवाना चाहें, गुरु जी कृपा कीजिएगा वही बुलवाइएगा और कोई भी भूल-चूक हो जाए साथ संगत जी तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी महाईश्वर, महाशिव से हम कब से जुड़े हैं ये तो हम भी नहीं जानते। बट मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, हम उत्तराखंड से हैं और जैसा कि सब संगत जानती है कि उत्तराखंड में हमारे शिव शंकर, भोलेनाथ और देवी माँ के बहुत सारे स्थान हैं, उनकी पूजा होती है। तो हमारे माता-पिता भी उनका भी शुक्राना जिन्होंने हमें ईश्वर में आस्था करना सिखाया, उन पे वहमों से दूर हमें रखा, पाखंडों से दूर रखा। बहुत सिंपल हम लोग पूजा करते थे, व्रत करते थे महाशिवरात्रि पे, जन्माष्टमी पे, बहुत ही सिंपल तरीके से ईश्वर को सुबह-शाम आरती करके याद करते थे। फिर 93 में शादी हो गई और मैं अंकल के साथ टोक्यो आ गई। टोक्यो बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही सुंदर जगह, जीवन अच्छा चल रहा था। उतार-चढ़ाव तो साथ संगत जी सब होते ही हैं जीवन में, तो नेगेटिव लोग भी थे, कुछ परेशानियाँ भी आईं मेरे अंकल को काम-धंधे में। पहले उन्होंने जॉब की, फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया। तो इस तरीके से जीवन चल रहा था ईश्वर की कृपा से। एक बेटा है हमारा सुधांशु डबराल और फिर आता है 2011 और 2011 में संगत जी आपको पता ही होगा कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक टोक्यो में आया, सुनामी आई और उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट जो फुकुशिमा में था, उसमें ब्लास्ट हो गया, तो उससे न्यूक्लियर वेव आ गई और बहुत पैनिक हो गए सब, काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो उसी समय हमारे बिज़नेस में भी काफ़ी नुकसान हुआ। अंकल की ट्रैवल एजेंसी थी तब और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा आगे, कैसे होगा? तो सभी जानते हैं, सभी संगत को पता है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, वो दुःख में ही शुरू होती है, जो मुझे मेरे साथ जो हुआ। तो ईश्वर से हम बातें करते थे, कनेक्शन करते थे कि प्रभु हमारी से क्या गलती हो गई जो इतनी बड़ी विपदा इस देश पे आई है, हम पे आई है, तो इससे आगे हमारा क्या होगा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसी समय मेरी दीदी से मेरी बात हुई फ़ोन पर, वो दिल्ली में थी, मैं टोक्यो में थी और 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है और गुरुजी की कृपा से मेरी दीदी का बर्थडे भी होता है। तो दीदी से बात हुई तो उनको मैंने विश किया और कहा कि भई आज क्या पार्टी वगैरह हो रही है? तो उन्होंने कहा कि हमारी 2 घर छोड़ के ही एक नेबर हैं, उन्होंने बताया है कि आज गुरुजी का भी जन्मदिन है और वो बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो हमारी फैमिली में ईश्वर को तो सब मानते थे बट किसी अभी तक कोई गुरु हमने नहीं बनाया था। तो मैंने कहा, "अरे! आप कैसे गुरु के चक्कर में पड़ रही हो?" तो उन्होंने बोला, "बस उन्होंने बताया है कि वो बहुत ही सुंदर स्थान है और वहाँ शिवलिंग है, वो गुरुजी जो हैं वो महाशिव हैं, तो मैं देख कर आती हूँ।" तो ये उनके शब्द थे, तो हमने कहा, "ठीक है, आप होकर आइए और हमको बाद में बताइएगा।" तो जब वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ गए और उन्होंने गुरुजी का स्थान देखा, बड़े मंदिर के दर्शन किए, वहाँ पे प्रसाद छका और जब वो वापस आईं तो उन्होंने हमसे फ़ोन पे बात की, तो बहुत ही खुश थी पूरी फैमिली और बोला कि बहुत ही सुंदर गुरुजी का स्थान है, ऐसी जगह तो हमने आज तक देखी ही नहीं। अपने जीवन काल में गुरुजी की कृपा से हमारे पापा हमें रामेश्वरम, केदारनाथ, बद्रीनाथ और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, बहुत सारे टेम्पल्स उनकी कृपा से हमने देखे थे और शादी के बाद हम लोग नेपाल भी गए थे, पाशुपतिनाथ के दर्शन किए थे, वहाँ भी भोलेनाथ जी और उज्जैन, महाकालेश्वर के भी दर्शन करने का मौका मिला।
तो वो सब हमने देखा हुआ था, तो दीदी ने कहा कि ऐसा स्थान तो मैंने कहीं भी नहीं देखा, बहुत ही नीट एंड क्लीन और डिसिप्लिन है वहाँ पर। तो हमने कहा अच्छा, तो हमें भी दर्शन करने हैं, कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट है गुरुजी की और उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। तो 360 डिग्री गुरुजी के मंदिर का पूरा हमें दरबार दर्शन हुए उसमें और बहुत ही सुंदर लगा। और जो दीदी की फीलिंग थी वही हमारी हुई कि ऐसा स्थान तो हमने आज तक देखा ही नहीं। शिवलिंग जो है छत पर बना हुआ है और जब समाधि के दर्शन हुए तो हमें समझ आया कि गुरुजी ने तो 2005 में समाधि ले ली है। तो हमें मन में ये हुआ कि गुरुजी इस समय तो हम बहुत परेशानी में हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम कहाँ जाएँ, हमें कौन बताएगा? आप तो हो नहीं और इस समय हमें एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, एक गुरु की ज़रूरत है जो हमें बताए कि आप इस दिशा में चलिए, ये कीजिए। तो हम किससे पूछेंगे? तो अगर मैं सही दिशा में जा रही हूँ, सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, आप की तरफ मेरे को जाना चाहिए, तो आप मुझे गाइड कीजिए। ऐसा मैं पूजा के समय गुरुजी से कहती थी, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था कि कनेक्शन बनाना है, क्या करना है। बस सिंपली मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी और गुरुजी ने, जैसा कि सभी संगत जानती है, हमारे गुरुजी बहुत ही दयालु हैं और वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो हमारे इसी गुरुजी के घर में किचन में मैं सुबह उठी और चाय बनाने के लिए, तो इतनी फ्रेग्रेंस थी गुलाबों की, घर में कोई अगरबत्ती नहीं जल रही थी, कोई गुलाब नहीं थे। मुझे बहुत अचंभा हुआ, गूज़बम्प्स हो गए कि ये क्या हो रहा है? जल्दी से जाके मैंने अंकल को उठाया और बताया कि आप जल्दी आइए और आप भी इस फ्रेग्रेंस को फ़ील कीजिए। तो वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं आ रही है। अब एक और मुसीबत हो गई, मुझे लगा अरे! ये कैसा हुआ कि मुझे आ रही है और आपको नहीं आ रही है? आपका तो नोज़ भी ब्लॉक नहीं है, कुछ कोल्ड भी नहीं है। तो बोले ठीक है चलो क्या कर सकते हैं अब? तुम्हें आ रही है तो तुम मज़ा लो इसका। तो मैं फिर अपने काम में लग गई। उसके बाद मैंने शाम को दीदी से बात की और उन्हें बताया कि दीदी आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे फ्रेग्रेंस आई गुलाबों की और शशांक को नहीं आई। तो दीदी को भी तब थोड़ा बहुत ही जानकारी थी, तो उन्होंने उन्हीं आंटी से पूछा, संगत विमला आंटी जी हैं, उनसे पूछा। तो उन्होंने उन्हें बताया कि अरे! वो तो बहुत कृपा हो गई गुरुजी की और गुरुजी आए हैं वहाँ पर उसको बताने के लिए कि मैं हूँ तेरे साथ में। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे तो बहुत आश्चर्य, दर्शन करने भी नहीं गई और गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया कि इतनी दूर टोक्यो में बैठे-बैठे कि मैं हूँ और तू जो सोच रही है, तो बिल्कुल सही सोच रही है, तू सही डायरेक्शन में जा रही है। तो वो दिन था, तो तब हमें गुरुजी का शुकराना करना भी नहीं आता था और मैंने फिर गुरुजी से, ईश्वर से प्रार्थना की कि गुरुजी आपने मुझे तो विश्वास दिला दिया है पूरा और अब मैं आपको मान गई हूँ, समझ गई हूँ, तो मैं आपकी तरफ बढ़ूँगी पूरी श्रद्धा के साथ। परंतु आप अ, हम चाहते हैं कि हम दोनों आपकी तरफ चलें। एक इधर और एक उधर तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तो ये मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने उसका भी आंसर बहुत जल्दी हमें दिया। मेरे हस्बैंड अपना पूरा ऑफ़िस बंद करके घर पे ले आए थे। एक रूम में उन्होंने अपना ऑफ़िस लिया था और जब वो रूम से बाहर कॉरिडोर में आए तो उनको फ्रेग्रेंस आई और उनको थोड़ा डर भी लगा कि ये क्या हो रहा है? और वो एकदम से मेरे पास आए और बताया कि देखो यहाँ पे फ्रेग्रेंस को तुम फ़ील करो। तो जब मैंने फ़ील किया तो मुझे नहीं आ रही थी, पर मैं बहुत खुश हो गई और गुरुजी का शुकराना करा मैंने मन ही मन कि गुरुजी आपने सुन ली बात और अंकल जी को भी आपने एहसास कराया अपने होने का कि आप कहीं नहीं गए हैं, आप यहीं हैं, हम लोगों के बीच में हैं और हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो वहाँ से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरे अंकल को एक छोटा-सा क्योंकि काम था एक उनके पास लास्ट,
उसमें एक ग्रुप था बहुत बड़ा जो कि जैपनीज़ डॉल्स बनाते हैं, बहुत ही सुंदर हैंडमेड डॉल्स होती हैं। और वो ग्रुप जो है कभी सिंगापुर पहले अंकल के साथ सिंगापुर भी गए थे, दुबई भी, कहीं कई देशों में उन्होंने अपनी एग्ज़िबिशन्स लगाई थी। तो मार्च में उनका इंडिया का प्रोग्राम था और वो मेरे हस्बैंड हैंडल कर रहे थे। तो काफ़ी काम था, तो वो उसके लिए उन्हें इंडिया जाना हुआ। वो इंडिया गए, तो वहाँ एक दिन उनका रेस्ट का डे था, तो मेरी दीदी ने बताया उनको कि नोएडा में एक सत्संग है और आप हमारे साथ चलो, वहाँ पे लंगर प्रसाद करेंगे और तो हम लोग जा रहे हैं, आप भी चलो। तो शशांक ने कहा ठीक है, चलिए हम भी चलते हैं। और वो गए वहाँ पर, उन्होंने सत्संग अटेंड किया, उन्होंने लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद जो सत्संग संगत ने अपने सत्संग सुनाए, वो सुने। तो उन्हें भी वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, गुरबानी चल रही थी और बहुत ही अ, ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको वहाँ से आ रही थी। और जब उन्होंने संगत के सत्संग सुने, तो उन्हें समझ आया कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने माथा टेका और दरबार में जब आज्ञा ली, तो उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि गुरुजी अब आप देख लो, ये काम है और मैं काफ़ी परेशान हूँ, तो आपको आप देख लीजिए कैसे होगा। तो जब वो वापस आए, तो तब उनके आगे काम बढ़ रहा था, तो उन्हें पता चला कि एक स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि उनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। और जापानीज़ ग्रुप ने उन्हें बोल दिया कि भई सारा आपको देखना है। इंडियन एम्बेसी और हमारी जापानीज़ एम्बेसी भी उसमें थोड़ा-सा इन्वॉल्व थी और उन्होंने वहाँ पे उनके लिए प्लेस का इंतज़ाम किया मंडी हाउस में। उसके बाद स्पॉन्सर की उन्हें ज़रूरत थी, तो वो ढूँढ रहे थे लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। तो अब वो परेशान थे और गुरुजी से तो कहकर आए ही थे। तो यहाँ आने के बाद उनको अचानक से एक दिन फ़ोन कॉल्स आती हैं, वो जबकि मीटिंग में थे बहुत अर्जेंट, और बहुत सारी फ़ोन कॉल्स उनको आई, तो उन्होंने वापस कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि भई क्या बात है? ये न्यू नंबर है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कौन है। तो 3 लोग इंडिया से आए थे, जिसमें एक मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर भट्ट और मिस्टर छाबड़ा थे। तो उन्होंने कहा कि हमें इस इंडिया में एक फ्रेंड है, उन्होंने आपका नंबर दिया है कि आपको जैपनीज़ बहुत अच्छी आती है, तो हमें 1 दिन के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप क्या हमारी हेल्प करेंगे? तो शशांक ने कहा चलिए, आप इंडिया से आए हैं, वैसे तो मैं इंटरप्रेटर का काम नहीं करता, लेकिन आपकी मैं हेल्प कर दूँगा। तो वो चले गए और उन्होंने उनकी हेल्प कर दी। शाम को उन्होंने कहा हमें एक जैपनीज़ खाना खिला दीजिए कुछ रेस्टोरेंट में। तो बैठ के उन्होंने खाना खाया और लास्ट में मिस्टर अग्रवाल ने, जो कि कंपनी के ओनर थे, उन्होंने कहा कि अगर आप कब इंडिया आने वाले हैं? तो शशांक ने कहा ऐसे-ऐसे मेरा मार्च में एग्ज़िबिशन है, हमारा जैपनीज़ ग्रुप है, तो तब मैं आऊँगा, तो आप लोग भी आइएगा देखने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, और उनके मुँह से एक लाइन निकली कि आपको कुछ हेल्प चाहिए? तो मेरे हस्बैंड परेशान तो थे ही, उन्होंने सोचा चलो ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, बोल के देखते हैं। तो बोला उन्होंने कि एक स्पॉन्सर की ज़रूरत है सर मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप हमको मेल लिखिए, आपको क्या-क्या चाहिए और आप हमें बताइए। और ये कहकर वो लोग वहाँ से आ गए। फिर 1 हफ्ता निकल गया और मेरे हस्बैंड को कोई जवाब नहीं आया। तो वो थोड़ा परेशान हो गए कि बोलकर तो गए थे, अभी शायद भूल गए होंगे, बड़े लोग हैं तो। बट थोड़ा परेशान हुए वो, फिर उन्होंने ट्राई किया एक जो मिस्टर छाबड़ा थे, मिस्टर भट्ट थे, उनसे फ़ोन पे बात करके कि भई अग्रवाल जी से बात करा दीजिए, ऐसा-ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। तो जब रिस्पॉन्स उन्होंने बात कराई उनसे, तो उन्होंने कहा अरे टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो रहा है और तुम्हें जल्दी से ही हम जवाब देंगे। और वही हुआ, कुछ ही दिन के बाद मेल आई और उन्होंने काफ़ी स्कूल्स में बात करके पैम्पलेट्स वगैरह छपवा के प्रिंट, और बहुत बड़े होटल में उस ग्रुप के लिए पार्टी रखी थी, बड़े-बड़े स्कूलों को इनवाइट किया था, इनवाइट भेज दिया था कि ये एग्ज़िबिशन है 3 दिन का जैपनीज़ डॉल का और आप इसे देखने आइए। और लास्ट के डे में बहुत ही सुंदर उन्होंने पार्टी अरेंज की थी, जो हमारा जैपनीज़ ग्रुप था, वो भी बहुत खुश हो गया और वो जो एग्ज़िबिशन था वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। आप जो हमारा डॉल म्यूज़ियम है दिल्ली में, उसमें जाकर अभी भी देख सकते हैं, 200 डॉल्स वहाँ पर
लगाई गई हैं स्पेशली इस एग्जीबिशन के बाद। जो पूरा ग्रुप था उन्होंने वो डॉल्स जो है उस डोनेट कर दी है हमारे डॉल म्यूजियम को, और बहुत ही सुंदर डॉल्स हैं। तो सारी संगत जाकर अभी भी उसका आनंद ले सकती है। तो वो एग्जीबिशन जब हो गया तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलिए मैं अग्रवाल अंकल का शुक्राना कर देता हूँ, थैंक्स कर देता हूँ। और वो उनके ऑफिस में गए उनका हेल्प को शुक्राना करने के लिए, थैंक्स करने के लिए। तो जब उन्होंने मिस्टर छाबड़ा भी आ गए, मिस्टर अग्रवाल भी आ गए, तो उन्होंने कहा कि शशांक, मिस्टर छाबड़ा ने कहा कि शशांक एक कॉल करनी है टोक्यो, और आप वो जैपनीज में बोलती है तो हमें समझ नहीं आ रहा, तुम बात कर लोगे? तो शशांक ने कहा ठीक है आप बात कराइए। और जैसे ही उन्होंने अपना फ़ोन ऑन किया, उसमें जो है गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो जय गुरुजी, शशांक ने कहा ये तो जय गुरुजी। तो उन्होंने कहा अरे! तुम कैसे जानते हो? तुम तो टोक्यो में रहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं जानता हूँ गुरुजी को, और अभी-अभी कुछ ही समय हुआ है हमें गुरुजी के बारे में पता चले। तो अंकल बड़े हैरान हो गए और बहुत खुश भी हुए, और उन्होंने बाद में कुछ सीडीज़ वगैरह जो थी गुरुवाणी की वो बाद में अंकल को दी। तो जब वो काम खत्म करके मेरे हस्बैंड आए तो उन्हें तब समझ में आया कि इस सारे काम के पीछे जो हैं वो गुरुजी थे। गुरुजी ने ही उनका ये सारा काम करवाया है, और इसीलिए इतने अच्छे से हो गया, और बहुत ही सुंदर वो एग्ज़िबिशन हुआ, और जैपनीज़ भी बहुत खुश हो गए। तो ये गुरुजी ने उनका काम करके उनको 100% यकीन दिला दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, और आगे भी तेरे साथ रहूँगा। तो उस तरीके से वो वापस आ गए, और वापस आके उन्होंने भी मुझे पूरी घटना का विवरण बताया, और मैं भी शुक्राना करने लगी गुरुजी का। पर अभी हमारी परेशानियाँ खत्म नहीं हुई थी। धीरे-धीरे बढ़ तो रहे थे, बट अभी परेशानियाँ थी। तो इंटरनेशनल स्कूल से मुझे अपने बच्चे को निकालना पड़ा, और मैंने उसे इंडिया में डाला 6 महीने के लिए, उसका 10th का था। उसके बाद उसका मन नहीं लग रहा था, तो मैं 2 साल के लिए उसके पास रहने चली गई इंडिया। तो हम दोनों वहाँ पर एक रेंट पे रहते थे, किराए का मकान लेके। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई, हमने मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किए बड़े मंदिर के, और जो सत्संग होते थे आस-पास, वो सत्संग अटेंड किए, कैसे सत्संग करते हैं वो सीखा। और वहीं पर दीदी के घर भी सत्संग होते थे, और मैंने अपने घर पे भी, जो हम रेंट पे रहते थे, उस पे भी हमने छोटे-छोटे सत्संग करने शुरू किए। और हमेशा गुरुजी ये हमें एहसास दिलाते रहे कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चली, मेरे बेटे का 12th पूरा हुआ और हम वापस टोक्यो आ गए। तो ये 2015 की बात है, और 2015 में ही मई स्टार्टिंग में हम आए थे। तो 16th मई को मेरी एनिवर्सरी होती है शादी की सालगिरह। तो मैंने इंडिया में ही सोच रखा था कि मैं गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने ही वो सोच ही दी थी कि सत्संग करूँगी अपनी एनिवर्सरी के दिन। और उससे पहले 10 दिन पहले ही एक रिश्तेदारी में किसी की यंग बेटे की डेथ हो गई। तो हम सब थोड़े अपसेट हो गए, और मैं और मेरा बेटा उससे मिलकर ही आए थे, एक शादी अटेंड करके आए थे। तो हम थोड़ा अपसेट हो गए, और कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया? और सब भूल गई मैं, क्या करना है। 2 दिन रह गए थे एनिवर्सरी के, और अचानक से मैं बैठी थी और मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या करना है एनिवर्सरी के दिन? मैंने कहा मन तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो चलो लॉन्ग ड्राइव के लिए चले जाएँगे। तो मैं बैठी थी, वो शावर लेने चले गए, और अचानक से जैसे गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तुमने तो सत्संग करना है। और मैं एकदम हैरान हो गई कि ये कहाँ से आवाज़ मुझे आई। ऐसा मुझे लगा मन में कि भई तुझे तो सत्संग करना है। और मैं उठी फटाफट से और अपने हस्बैंड के पास गई, नहीं हम सत्संग करेंगे। बोले अच्छा, ऐसे कैसे? मैंने कहा नहीं ये तो मैंने इंडिया से ही सोचा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे आई और परेशानी में सब भूल गई। पर अभी-अभी मुझे याद दिलाया है गुरुजी ने, तो हमें सत्संग करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और चाँस की बात थी कि उस दिन सैटरडे भी था, छुट्टी भी थी। तो हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को निमंत्रण दिया, और सिंपल सा उन्हें समझाया कि भई गुरुजी का हम सत्संग कर रहे हैं, आप पूजा समझ लीजिए, पर उसमें आपको बैठना है, शांति से शबद वाणी सुननी है। फिर अपना जाप होगा गुरुजी का, और शिव भगवान की आरती होगी। तो इस तरीके से वो कुछ 12-13 संगत आई पहली बार, और वो बैठे,
उन्हें बहुत अच्छा लगा। उस बीच उस दौरान जब मैं इंडिया में थी तो मेरे हस्बैंड भी उस संगत में उसमें अपने फ्रेंड्स में कभी-कभी उनको बताते रहते थे गुरुजी के बारे में, और 2-3 लोगों को उन्होंने गुरुजी के छोटे से पॉकेट स्वरूप भी दिए थे कि आप अपने पास रखिए और इस तरीके से मेरा काम बना है और आप लोगों का भी होगा। तो थोड़ा बहुत उनको गुरुजी के बारे में पहले से पता था, और पर उन्होंने सत्संग अटेंड किए और उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो यहाँ से वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर गए और फिर संगत का, सत्संग का सिलसिला गुरुजी ने शुरू करवाया। तो गुरुजी ने ही वो सोझी दी कि अब हर महीने तुम सत्संग करो, गुरुजी का शुक्राना करो। शुक्राना करना भी गुरुजी ने ही सिखाया, हमें तो कुछ नहीं आता था, हमारी तो औकात ही नहीं थी तब कि हम कुछ कर सकें। तो गुरुजी ने शुक्राना करना सिखाया और हर महीने सत्संग शुरू हुए। तो हमारे जो जापानीज़ नेबर हैं, वो भी हम 80, अभी 84 हैं, तब 2015 में दोनों बहुत अच्छी हेल्थ में थे अंकल आंटी। तो आंटी आती थी और उन्हें भी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलती थी यहाँ से, उनको भी महसूस होता था कि कुछ तो पावर है, जो मैं यहाँ पर आती हूँ और ये शब्द वाणी सुनती हूँ। तो आंटी जी को भी हमने थोड़ा बहुत समझाया था कि भई आप यहाँ आइए, बैठिए, गुरुवाणी को सुनिए, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बस उसके ऑरा में रहिए और उसी से आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप चाय प्रसाद लीजिए, जल प्रसाद लीजिए। धीरे-धीरे कंपनी का काम गुरुजी ने बढ़ाया और मेरे हस्बैंड ने आईटी की कंपनी, आईटी का काम शुरू किया और गुरुजी ने ऑफिस घर से बाहर बनवा दिया। उसके बाद फिर और तरक्की करी और आगे गुरुजी ने बहुत ही सुंदर जगह पर, अच्छी जगह पर बहुत बड़ा ऑफिस बनवा दिया और गुरुजी की कृपा से ही काम चलने लगा। तो जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे हैं, वो भी जापानीज़ हैं और उन्होंने ज़ीरो से देखा है कि कंपनी कहाँ थी और कहाँ गुरुजी ने पहुँचा दिया। तो वो भी सत्संग में आते हैं और अटेंड करते हैं। तो उनका भी मैं आपको बताती हूँ कि उनके जब वो फर्स्ट टाइम सत्संग में आए थे, तो उन्होंने जो महसूस किया, वो घर जाके नेक्स्ट डे हमें बताया कि प्रसाद वगैरह खाने के बाद उनको 8 सालों के बाद इतनी अच्छी नींद आई है। वो इतनी गहरी नींद में सो पाए। तो गुरुजी का ये तरीका था उनको अपनी पावर के बारे में समझाने का। हम पे जो कृपा कर रहे थे गुरुजी, वो तो वो देख ही रहे थे, और जो उन पर हुई, फिर उनको उनके अपने फादर के बारे में पता चला कि उनको कैंसर है और वो उनकी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने शादी भी नहीं की है और वो अपने फादर की देखभाल कर रहे थे। तो सत्संग में नहीं आ पाते थे, पर अपने घर पर ही वो फ़ोन पर मंत्र जाप चला देते थे और सुनते थे। तो गुरुजी की कृपा से उनके फादर की जो आखिरी जर्नी थी, वो बहुत ही शांति से गए वो। उन्हें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और बहुत प्यार से गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो उनको भी ये एहसास हुआ गुरुजी के होने का और उनकी पावर का। उनके पास भी गुरुजी का बहुत छोटा-सा स्वरूप है। एक और हमारी स्टाफ हैं, वो फिलीपींस की लेडी हैं, और क्योंकि गुरुजी का स्वरूप ऑफिस में भी लगा हुआ है, तो शशांक सुबह जब जाते हैं तो अपना अगरबत्ती जलाते हैं। वो फिलीपीन की लेडी हैं, वो भी आती हैं और वो आके गुरुजी को अपनी लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग या हेलो, जैसे उनका मन करता है, वो करती हैं और बात करती हैं उनके साथ। तो कोविड काल में गुरुजी ने भी उनको जो 2 पोते ब्लेस किए और इतनी वो खुश हुई कि देखो, कोविड भी चल रहा है और मैं जब से जापान आई हूँ तब से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को ही इतना नहीं खिला पाई, काम करने की वजह से, वर्किंग वूमेन होने की वजह से। पर गुरुजी ने मुझे घर में बैठे-बैठे तनख्वाह भी दे रहे हैं, घर से हम काम भी कर रहे हैं और मैं अपने पोतों को भी बढ़ता हुआ देख रही हूँ, तो उसका शुक्राना। और एक दिन उनको ऑफिस जाना था, मीटिंग थी कुछ, तो मेरे हस्बैंड ने भी जाना था, वो थोड़ा लेट जाने वाले थे। वो पहले पहुँची और उन्होंने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और वो जैसे ही गुरुजी को गुड मॉर्निंग या बोलती हैं, ऐसे ही उन्होंने बोला और इतनी फ्रेग्रेंस उनको ऑफिस में आई कि वो डर गईं और डर के वो
रूम से बाहर आके लिफ्ट में आ गई और लिफ्ट से वो नीचे जाने लगी, तो कह रही लिफ्ट में भी उनको वो फ्रेग्रेंस फॉलो कर रही है। और उन्होंने उसी समय शशांक को फ़ोन किया कि शशांक, मैं ऑफ़िस में गई और मुझे ऐसे फ्रेग्रेंस आई और वो लिफ्ट में भी मुझे फ़ॉलो कर रही। तो उन्होंने समझाया कि अरे ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी आए हैं तुमको अपना होने का एहसास दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एन्जॉय करो उसको। तो उनको थोड़ा-सा समझ आया और वो बहुत डर गई थी उस समय, लेकिन फिर वापस गई। शशांक ने कहा बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप पहुँचो ऑफ़िस में। तो वो गई और उन्होंने थैंक्स करा गुरुजी का। तो गुरुजी की कृपा देखिए आप, हम खाली इंडियंस पर ही नहीं, पूरे जापानीज़ और हमारे फिलीपींस जो स्टाफ है उसको भी गुरुजी ने अपने होने का एहसास कराया। और वो भी ज़्यादा तो नहीं आ पाती सत्संग में, काफ़ी दूर रहती हैं, पर जब उनको मौका मिलता है तो वो सत्संग अटेंड करती हैं। और इस तरीके से यहाँ पे हर महीने सत्संग होने लगे। हमारे बहुत सारे गुरुजी ने फ्रेंड्स को जोड़ा, उनको भी गुरुजी ने कभी ड्रीम दर्शन देकर, कभी अपनी फ्रेग्रेंस का एहसास दिलाकर, कभी ओम दर्शन देकर अपने होने का एहसास दिलाया। और आज टोक्यो में 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आज्ञा से। और उनके यहाँ पर भी जापानीज़ जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। तो ये गुरुजी की बहुत कृपा है। और हम कभी-कभी ट्रांसलेशन करते हैं जापानीज़ में गुरुजी की जीवनी का, उनकी लाइफ का। अभी थोड़ा-बहुत शुरुआत है और बहुत जल्दी ही सुरेश अंकल जो हमारा एक ग्रुप है मल्टीलिंगुअल गुरुजी का, उसमें वो दिव्य आभा बुक का भी ट्रांसलेशन करवाने की सोच रहे हैं। तो जैसे गुरुजी करवाएँगे वैसे ही होगा। अलग-अलग लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, वो भी सेवा गुरुजी ने ही उन्हें दी है। यहाँ गुरुजी के दरबार से भी एक बार हमारी जापानीज़ आंटी ने ही गुरुजी की जीवनी को जापानीज़ में पढ़ा था, जापानीज़ संगत के लिए। तो वो भी गुरुजी का शुक्राना है, कुछ-कुछ प्रयास चल रहे हैं। इस तरीके से जीवन गुरुजी की कृपा से बहुत ही सुंदर चल रहा है। अब मैं आपके साथ एक अभी जो रिसेंट हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा हुई है, वो शेयर करना चाहती हूँ। वो बहुत ही बड़ा सत्संग है संगत जी। 7 जुलाई सबको पता है गुरुजी का बर्थडे, तो उससे 2 महीने पहले मई में मेरे पास एक संगत आंटी का फ़ोन आता है, वो अमेरिका में रहती हैं, कि मुझे अपने टोक्यो ग्रुप में आप जोड़ लीजिए। तो टोक्यो हमारे जब से गुरुजी की कृपा हुई है, ग्लोबल एक हमारा गुरुजी का परिवार है, उससे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, बैंकॉक से, न्यूज़ीलैंड से भी संगत आई थी। और तो इस तरीके से जो भी संगत आती है वो कनेक्ट होती है मुझसे और पूछती है कि कब आपके यहाँ संगत सत्संग हो रहा है और हम लोग टोक्यो घूमने आ रहे हैं तो हमें सत्संग अटेंड करनी है। तो हम उन्हें सिंपली इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यहाँ पर सत्संग है, आप आ जाइए। और वो अपने सत्संग हमसे शेयर करते हैं और हम उनकी सत्संग उन्हें सुनाते हैं अपने। तो इस तरीके से जर्नी चल रही है। तो ये पहली बार हुआ कि किसी आंटी ने मुझे बोला कि आप मुझे ऐड कर लीजिए। तो पहले थोड़ा-सा मैं हिचकिचाई, लेकिन फिर मैं गुरुजी का नाम लेके मैंने उनको ऐड कर लिया। और जब उन्हें ऐड कर लिया तो उन्होंने बाद में मुझे मैसेज किया कि एक इंडिया में संगत है, वो आपको कुछ गुरुजी का मैसेज देना चाहती हैं, तो क्या मैं आपका नंबर उनको दे दूँ? तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी की कृपा से तो अब डर तो लगता नहीं है बिल्कुल। हमने कहा आप बिल्कुल मेरा नंबर दे दीजिए। सॉरी। तो उन्होंने नंबर दिया और मैं उनका वेट करने लगी कि उनका फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा। तो 1 हफ्ते बाद उनका आता है मुझे मैसेज और कि मुझे आपसे बात करनी है। तो हमने फ़ोन पे टाइम डिसाइड करके बात की। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि वो जब मेडिटेशन कर रही थी तो गुरुजी ने उनको कहा कि आपको टोक्यो जाके सत्संग करना। पहली आवाज़ तो उनको ये गुरुजी की आई और उन्होंने इग्नोर कर दिया। उनको लगा शायद उनसे गलती हो गई सुनने में, टोक्यो क्यों भेजेंगे? क्योंकि उन संगत को कुछ भी नहीं पता कि जापान में सत्संग होते हैं, टोक्यो में संगत है। उनको मेरे बारे में, किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो बहुत हैरान हो गईं। फिर दोबारा गुरुजी ने उनको बोला कि नहीं, 5 को तुम्हें जाना है, चलना है यहाँ से, 6 को पहुँचोगी
और 7 जुलाई को सत्संग करना है। अब उन्हें इतना क्लियर सुनाई दिया तो वो हमेशा जब भी गुरुजी उन्हें कुछ आज्ञा देते हैं वो बहुत सर झुकाकर उसको मानती हैं और सुनती हैं। बट पहली बार उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बड़े मंदिर में तो आपका जन्मदिन होता है और मेरे अंकल वहाँ जाके सेवा करते हैं, वो तो दिल्ली से भी बाहर नहीं जाते, तो कैसे जाएँगे? तो गुरुजी की आवाज़ आई कि ये उससे भी बड़ी सेवा है, आप अपने अंकल को बताओ। तो उन्होंने अपने अंकल को बोला और अंकल ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा अच्छा देखते हैं। फिर गुरुजी ने उनको डाँट लगाई कि तुम सीरियसली नहीं ले रहे हैं तुम्हारे अंकल, उनको बोलो जाना है, सबको जाना है। नहीं तो आंटी सोच रही थी कि खाली वो और उनका बेटा आ जाता है। बट गुरुजी की ने उन्हें आदेश दिया नहीं पूरी फैमिली को जाना है। और वो फिर अब उनके सामने ये क्वेश्चन था कि कहाँ? तो उनको तीसरी बार जो गुरुजी की आवाज़ आई उसमें ये था कि मेरे अंकल का नाम लेके गुरुजी ने कहा शशांक के घर करना है। अब उनको शशांक नाम पता चल गया कि यहाँ करना है। अब वो किसी को जानती नहीं है, तो उन्होंने जो अमेरिका में आंटी रहती थी उनकी हेल्प ली थी कि आपको कोई संगत पता है? गुरुजी की कृपा से वो आंटी मुझे जानती थी और उनके पास मेरा नंबर भी था, तो इसीलिए वो चेक करना चाहती थी कि टोक्यो ग्रुप में शशांक नाम का कोई कोई संगत है, इसलिए वो उस ग्रुप में ऐड हुई थी। और जब उन्हें ये पता चल गया कि ये तो मेरे ही अंकल का नाम है, तो उन्होंने उन आंटी को मेरा नंबर और अंकल का नाम बता के बता दिया, कन्फर्म कर दिया कि हाँ, संगत है। तो हम तो बहुत खुश हो गए कि अरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का नाम लेकर बोला है और उन आंटी को जबकि सारी दुनिया से संगत, पूरे वर्ल्ड से संगत जो है वो इंडिया भागती है गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, जिससे भी हो पाता है कि चलिए हम जाकर गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन करें वहाँ पर बड़े मंदिर में। और गुरुजी उस संगत को यहाँ भेज रहे हैं हमारे यहाँ और गुरुजी की कृपा से 7 तारीख को हर साल गुरुजी के घर में बर्थडे का सेलिब्रेशन सत्संग होता है। तो उन आंटी को मैंने बता दिया कि हाँ, मोस्ट वेलकम आप आइए और वो पूरी फैमिली यहाँ पर आई, उन संगत ने हमसे कुछ भी हेल्प नहीं ली, सब पूरा अपना खर्चा करके वो पूरी फैमिली यहाँ आई। हम उनसे 1 दिन पहले मिलने गए होटल में और वो गुरुजी के लिए चोला भी लेकर आए थे इंडिया से कि यही आप लगाइएगा बर्थडे पर और वो हमने लगाया और यहाँ पर भी हमने सारी संगत को इन्फॉर्म कर दिया था कि आप आइए और सत्संग अटेंड कीजिए, इंडिया से संगत आने वाली है। तो वो आए और यहाँ पर जब उन्होंने सत्संग अटेंड किया, मेडिटेशन किया, तो फिर से उनको एक आवाज़ आती है। अभी मैं आपको फिर से थोड़ा-सा पीछे ले जाऊँगी कि मई में जब उन आंटी से हमारी बात हुई थी, उसके बाद जून स्टार्टिंग में सडनली मेरे हस्बैंड को रिब्स में यहाँ पर 7 नंबर बोन में पेन होना शुरू हो गया था। जबकि ना तो उनका कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई जर्क आया, ना कार का कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं और अचानक से वो दर्द शुरू हो गया और हम जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक्स-रे लिया, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम दूसरे हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे हमने सीटी करवाया उनका और सिटी में भी उन्होंने बहुत हल्का-सा उनको ऐसा लगा कि शायद हेयर लाइन फ्रैक्चर है और आप पेन किलर लीजिए और इसका तो कुछ इलाज नहीं है, आप बेल्ट लगा लीजिए, आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो और बस 1 हफ्ते बाद फिर से दिखा दीजिएगा। तो सोना, उठना, बैठना मेरे अंकल का काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसमें। फिर जब देखा कि नहीं ठीक हो रहा है तो हम 1 हफ्ते के बाद फिर गए और डॉक्टर को दिखाया तो वही सेम डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया था आपका सिटी दिखा के, हेयर लाइन फ्रैक्चर नहीं है, क्यों आपको दर्द हो रहा है, ये रीज़न हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो जब हमने ये सुना तो हम दोनों थोड़े परेशान हो गए कि भई आप रीज़न तो बताइए किस रीज़न से हो रहा है? तो आप ऐसा बोल रहे हैं हम तो छोटे क्लिनिक से आपके पास आए थे कि आप इलाज करेंगे और आप बोल रहे हो कि रीज़न ही नहीं पता और आप हमें वापस भेज रहे हो। तो हमने 1-2 फ्रेंड से बात करके उन्होंने कहा सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और हॉस्पिटल में भी चले जाइए। तो हम दूसरे हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पे भी उन्होंने फिर से एक्स-रे किया क्योंकि सिटी में उनको भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब किया तो पता चला कि उन्होंने कहा कि ये
फ्रैक्चर ही हो सकता है, क्योंकि कई बार एक्सरे में या सीटी में नहीं आता है, विजिबल नहीं होता है। और बोन जो थी वो 7 नंबर थी। जब उन्होंने डॉक्टर ने टच किया था और उनको बहुत पेन हो रहा था हाथ लगाते, तो उन्होंने कहा ये है तो फ्रैक्चर ही, बट वो आपका विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप बस ऐसे ही नॉर्मली जो है ठीक हो जाएगा आपका। ज्यादा दर्द हो तो पेन किलर ले लीजिए। तो हमने गुरुजी की कृपा से इतनी बुद्धि तो गुरुजी ने दे रखी है कि गुरुजी हम संगत के जो है 90% 90% जो है कष्ट काट देते हैं, और हमें सिर्फ 10% ही भोगने होते हैं। तो मैं अंकल को यही कह रही थी कि कि शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो आपके ऊपर, और जो गुरुजी ने सिर्फ 10% में आपको भोगने के लिए दे दिया है। तो कोई बात नहीं, हम इसके साथ मैनेज कर लेंगे। जो भी डॉक्टर कह रहा था हम उस हिसाब से कर रहे थे, वो अपना काम भी कर रहे थे और जो प्रिकॉशन हम ले सकते थे वो कर रहे थे। तो इस तरीके से ये 2 महीने में मेरे हस्बैंड की जर्नी चल रही थी पेन की। और जो हमने जैसा सोचा था वही हमारे सामने 7 जुलाई को उस संगत के थ्रू मैसेज गुरुजी ने हमें दिया। उन संगत ने मेडिटेशन में बैठे जब वो सत्संग में, तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि अब तू इसे बता कि मैंने तुझे यहाँ क्यों भेजा है। तो वो संगत खड़ी हुई और उन्होंने बताया बहुत ही आंसुओं के साथ, और हम सब हैरान कि ये क्या हो रहा है, कि मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, जिसमें उनकी सारी रिब्स डैमेज हो जाती और शायद जान भी जा सकती थी। तो गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ दी है, ये उन आंटी ने हमें मैसेज दिया। और हम सब यहाँ पर क्या बताएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतने इमोशनल हो गए थे। सारी संगत के आंखों में आंसू था, और जितनी संगत यहाँ पर बैठी थी, जो जूम से भी वो सत्संग सुन रही थी, वो भी इतनी हैरान हो गई और इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने देखिए क्या लीला रची, कैसे उस संगत को मैसेज देकर यहाँ पर भेजा अपनी ब्लेसिंग्स के साथ कि तुम जाओ और वहां पर गुरुजी का गुणगान करो, हमारे सत्संग सुनो। और उनको स्पेशली शशांक के कष्ट काटने के लिए कि कैसे मैंने तेरे कष्ट काटे हैं, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस किया गुरुजी ने, हमारे पूरी फैमिली पर कृपा की। क्योंकि घर का एक मेंबर को भी कुछ हो जाए तो संगत जी आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती है। तो गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है। और हमारी पूरी टोक्यो जो संगत है, टोक्यो फैमिली है, उसके लिए भी वो बहुत बड़ा सत्संग था, क्योंकि हम जूम पर, यूट्यूब पर औरों के सत्संग सुनते हैं कि कैसे गुरुजी ने उनका कैंसर ठीक कर दिया, कैसे गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ दे दी, कैसे गुरुजी ने उनको एक्सीडेंट से बचाया। और यहाँ की संगत के लिए वो एक लाइफ ब्लेसिंग्स थी जो उनकी अपनी एक सत्संग संगत के साथ हुआ। और उन्होंने सबने यहाँ पर सुना, उसको महसूस किया कि देखिए हम इतने दिन से देख रहे हैं कि अंकल जी को दर्द हो रहा है और उसका रीजन नहीं पता था। तो वो सारी संगत को उस दिन समझ में आया कि ये गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट शशांक का काटा, उनको न्यू लाइफ दी। अनंतम शुक्राना है, सांस सांस शुक्राना है गुरुजी का। उसके बाद साथ संगत जी एक संगत इंडिया से मिस्टर मखीजा है, वो भी आए, वो न्यूयॉर्क से इंडिया जा रहे थे वापस ही, और वो भी यहाँ पे आए। उन्होंने भी अपने सत्संग अटेंड किए अपनी आंटी के साथ और हमें अपने सत्संग सुनाए। और फिर मैं भी पिछले महीने इंडिया गई गुरुजी का शुक्राना करने के लिए, सिर्फ कि मुझे उन्होंने इतनी बड़ी, उन्होंने हमें हमारी फैमिली पर बख्शिश की है, ब्लेसिंग्स दी है, तो उनका शुक्राना तो जरूरी है, बनता है। और हम गए वहाँ, शुक्राना किया, बहुत सारे सत्संग अटेंड किए। और मखीजा अंकल जी ने ही गोपाल सेठी अंकल जी को मेरा नंबर दिया और बताया कि ऐसे संगत आई थी और आप उनका सत्संग सुनिए, अपनी सारी संगत को सुनाइए। तो अंकल जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम उनके पूरी संगत के साथ में उनकी महिमा का गुणगान कर सकें और उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के बारे में बता सकें जो उन्होंने हम हमारे परिवार पर की है। तो साथ संगत जी जितना भी शुक्राना कर सकें हम कम है, साथ साथ शुक्राना करें। ईश्वर है, महाशिव है, महाकाल
हैं जो काल को भी हरा सकते हैं और वो उन्होंने हमें दिखा दिया। तो हम कितना शुक्राना करें हम समझ नहीं सकते। बहुत ही छोटी-सी संगत है उनकी।